हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका एग्जाम जस्ट बहुत जल्द आने वाला है और इसलिए मैं भी आ गया। सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन श्री वासुकी राज झा। तो चलते हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं और आज से ही शुरू करने वाले हैं आपका रिवीजन। रिवीजन हर वो चीज का होगा, किसी बच्चे को कुछ भी आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने 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 तारीख को आओ सारे पेपर लीक आ रहा है, ये सब बच्चों का काम है भाई। हमने 2022-23 में ही बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, देख लेना। आप जाके 90% क्वेश्चन मैच किया जो भी मैंने 3-4 दिन के अंदर बताया था। इसलिए आप डटे रहिए, इन भ्रमों में ना रहें। हम आपको बताएंगे, आप जो भी रिवीजन करवाएंगे जबरदस्त तरीके से रिवीजन कराएंगे, और रिवीजन जो कि हम करवाएंगे उल्टा। इसका क्या मतलब हुआ भाई? सर उम्मीद होप तोड़ दिया आपने। उल्टा का मतलब है कि कई बच्चों का कमेंट आया है कि सर हमें कैश फ्लो समझाना है, तो क्यों ना हम आज स्टार्ट करते हैं, कैश फ्लो से स्टार्ट करते हैं और चलेंगे अपन बैक टू पीछे से चलेंगे, क्योंकि कई बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे, स्टार्टिंग से कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, बिना समय बर्बाद किए हुए आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जैसा कि जानते हो कि कैश फ्लो क्या बेटा, कैश फ्लो दो टाइप का होता है। एक होता है इनफ्लो और दूसरा होता है बेटा आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो का मतलब है पैसा बिजनेस में आना यानी कि इंक्रीज होना, आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना। बिजनेस में पैसा जो होता है, कोई भी हम आपको बता दें कि बिजनेस जो होता है, कोई सा भी बिजनेस हो, उसमें सामान्यतः 3 प्रकार की ही एक्टिविटी पाई जाती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कितने बेटा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इसी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से जो पैसा कितना आया है, कितना जा रहा है, इसके कैलकुलेशन के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है, और ये आपको कहता है कि अनिवार्य रूप से बनाना है। कंपनी एक्ट के तहत कौन सा बेटा आप स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है आपको अकाउंटिंग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। तो हम चलते, हम आपको बताते हैं कि इसमें जो होता है कितनी टाइप की एक्टिविटी होती है। तो पहला होता है ऑपरेटिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। किससे बेटा? मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। किससे कनेक्ट होता है बेटा? मेन ऑपरेशन बिजनेस से, यानी कि वह एक्टिविटी जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मान के चलो मेरी एक साबुन की फैक्ट्री है, तो साबुन को बनाने के लिए, बेचने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, हर वो खर्चा इनकम एक्सपेंस किससे रिलेटेड होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। उस साबुन बनाने के लिए मुझे जो असेट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, उसे किसमें डालते हैं बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किसमें डालते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसमें इंक्लूड कौन सा होता है बेटा? नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, नॉन करेंट असेट्स। हम आपको और भी ट्रिक बताएंगे बेटा। तीसरा है बेटा, उस असेट्स को परचेज करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए हमें जो पैसे की आवश्यकता होती है, वो कहां से आएगा? तो वो बैंक से आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आएगा। हम शेयर इशू कर देंगे, हम डिवेंचर इशू कर देंगे, हम बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेंगे। ये सभी के सभी किस में आता है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और आपको ध्यान बस देना है, कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान देना है किस पर बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटी पर। किस पर ध्यान देना है आपको? नॉन करेंट लायबिलिटी पर। इसका मतलब आपको जब भी बड़े क्वेश्चन दिख रहे हो और आपसे पूछ रखा, बैलेंस शीट बना रखा हो और आपसे पूछ रखा हो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, इनफ्लो और फ्लो निकालो, तो आपको कुछ भी न आंख बंद कर लेना और थोड़ा सा आंख खोलना, कि ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखे? क्या दिखे? नॉन करेंट लायबिलिटी वाला टर्म्स आपको दिखे। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बैंक ओवरड्राफ्ट। बस हो गया बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म। आगे हम समझाएंगे आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म।
तीसरा, अब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें एक और चीज ले लेते हैं, क्योंकि भाई इसमें ले लिया तो ये बुरा मान जाएगा भाई इसमें दो दो चीजें हमें कुछ नहीं है, तो चलते हैं बेटा इसमें भी एक चीज ले लेना बेटा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि नाम है बेटा, क्या है यहां पर, नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर नाम है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा ना। आइए अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब कैलकुलेट करो तो किन किन चीजों पर फोकस करना है, फोकस तो इस पर हर एक चीज पर करना है, फोकस आपको हर चीज पे करना है। बस आंसर निकालने के लिए याद रखना बेटा, सबसे पहले आपको फोकस करना है आपको प्रॉफिट पर। किस पर बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पर फोकस करना है, बस हो गया खत्म। उसके बाद आपको इंटरेस्ट वगैरह जो कुछ भी होगा, इंटरेस्ट पेड या फिर रिसीव हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बस बेटा डिविडेंड वगैरह, डिविडेंड पेड हो सकता है। ये सब चीजें हम आपको आराम से बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इन चीजों में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है वो बहुत आसान होता है। आपको इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इनका भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो बिना झिकझिकिए आप आसानी से कर सकते हैं। आपसे अगर ऑपरेटिंग का पूछ रखा है तो आप सीधे सीधे कहोगे दोज एक्टिविटी विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड या फिर रिलेटेड टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, खत्म। आपसे इन्वेस्टिंग का पूछ रखा है तो क्या लिखना है बेटा, दोज एक्टिविटी विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द किसको बेटा, नॉन करेंट असेट्स। या फिर आप डिफरेंस पूछे तो दोज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इससे आप कर सकते हो। अब बिना समय बर्बाद किए हुए हम धीरे से थोड़ा सा और आपको बताते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या बना रखा है, फॉर्मेट बना रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के सभी एक्टिविटीज हैं, इसका हमने समरी बता रखा है, ए टू जेड डीपली से डीपली हम आपको समझाएंगे, बस आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले देखने की कोशिश करें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे। आपको जैसा कि मैंने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर किसी भी बिजनेस में तीन टाइप की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जो हमने बता दिया है। हम तीनों एक्टिविटी से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। ध्यान रखना कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अपने पास इनडायरेक्ट मेथड है। अपने कोर्स में कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड में इनडायरेक्टली पता किया जाता है कि कितना कैश इन हुआ है या आउट हुआ है, अर्थात कितना कैश हमारे पास आया है या फिर कितना गया, ओवरऑल हमारे पास कितना कैश आया या गया है, यह पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, हम इनडायरेक्टली पता करेंगे, नेट प्रॉफिट से पता करेंगे, उल्टा प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट से पता करेंगे, हम उल्टा चलेंगे कि हमारे पास कितना कैश आया है कितना गया है। वो कैसे, हर वो चीज हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना ही बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का काम होता है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हो। तो चलो हम समझाते हैं आपको कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। आइए यहां पर हम आपको बताने वाले हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बस ध्यान से देखते चलिएगा बेटा। आपके पास आपने क्वेश्चन करा होगा, आपके बुक में या तो आपको बैलेंस शीट दे रखा होगा या फिर आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा। दोनों ही मेथड से आप ध्यान से सुनना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये मत कहना कि सर समझ दिख नहीं रहा है। बेटा ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा मास्टर गरीब है। क्या है, तुम्हारा मास्टर गरीब है और यहां पर क्या कर रहा है, सिंगल बोर्ड पे सब कुछ लिख के आपको समझाना पड़ता है। और लिखता इसलिए हूं क्योंकि टाइम कम लगे। क्या लगे, टाइम कम लगे। लिखा हुआ रहता है तो बताना आसान होता है, नहीं तो लिखने के साथ साथ आपको बताना पड़ता है तो वीडियो लंबी हो जाती है। और तुम्हारा, क्योंकि मास्टर तुम्हारा गरीब है, मोबाइल में स्पेस कम है, मोबाइल से वीडियो बना रहे हम, तो समझने की कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं बेटा आपको। ध्यान से बस फोकस करके समझते रहिएगा, बातों को ध्यान से देखिएगा। बस क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट। अगर आपके पास बुक में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट बना रखा है और दूसरा क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन में क्या बना रखा है, पीएनएल अकाउंट, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बुक्स का भरोसा मत करना, जैसा बता रहा हूं वैसे करते रहना बेटा ध्यान से। यहां पर अगर आपको बैलेंस शीट दे रखा है तो बैलेंस शीट में आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो नेट प्रॉफिट जो टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले था। कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी आपको 2 साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, 2 साल का बैलेंस शीट बना रखा होगा, 2017-18, 18-19, 2020-21, 21-22 ऐसे कुछ दे रखा होगा। तो आपको क्या करना, दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर 2016 में
15,000 है और 2017 में 18,000 है, तो डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा बेटा आपके पास 3,000। डिफरेंस कितना आएगा 3,000। फिर वही बात अगर 15,000 है, 15,000 है और यहां 15,000 नहीं, निगेटिव ले लेता हूं, 15,000 निगेटिव का और यहां पे 15,000 पॉजिटिव का, इसका डिफरेंस करेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा 15,000 माइनस का 15,000 तो प्लस का 15,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा बेटा 30,000। याद रखना बेटा कितना 30,000। ऐसे डिफरेंस निकाला जाता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो वो डिफरेंस निकाल के आपको यहां पर लिखना है डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, और उसी में दे रखा होगा डिफरेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। याद रखना बेटा वही वाला, अगर आपको बैलेंस शीट दे रखा है तो वहीं से आपको नेट प्रॉफिट उठाना है। आपको कभी कभार एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट वगैरह, उसको यूज मत करना, उसको यूज करते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें वहीं से उठाना है। और उसके बाद अब आते हैं भयंकर वाली चीज पर। भयंकर वाली चीज क्या है, तो प्रपोज डिविडेंड या फिर प्रोविजन फॉर डिविडेंड जो है उसको क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करना है। तो सर कौन सा वाला, तो ड्यूरिंग द ईयर वाला, ड्यूरिंग द ईयर। अगर जिसके आगे ड्यूरिंग द ईयर लिखा होगा वो वाला, या फिर हम कह सकते करंट ईयर वाला। 2016 है, 2017 है, तो 17 वाला यहां पर ऐड करना है। क्या करना है बेटा, 17 वाला यहां पर ऐड करना है। तो सर हमारे बुक में एक क्वेश्चन में तो दे रखा है एक ही, ना ही 16 दे रखा है ना ही 17 दे रखा है। तो घबराना नहीं, आपको क्या करना है, हमने इसलिए हिंदी में लिखा है क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा है और हिंदी सबको आता है, इंग्लिश हमारी खुद की वीक है। चलिए आते हैं, जब एक ही प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड या फिर टैक्स हो तो उसे ही करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का माना जाएगा। तो उसी चीज को अगर एक ही 60,000 नीचे में लिखा हुआ है तो उसी को यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसी चीज को हम क्या करेंगे आगे, हम क्या करेंगे बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो चलिए हम समझ में आ गया होगा कि ड्यूरिंग द ईयर वाला अगर 2 साल का दे रखा है तो ड्यूरिंग द ईयर वाला यहां पर ऐड करना है और प्रीवियस ईयर वाला, पिछले साल वाला, वहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारे बुक में तो एक ऐसा भी क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर देने के बाद भी हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में और है, तो हम उसके लिए भी आपको अकाउंट बना के हम सिखा देंगे। धैर्य रखिए, बस कंटिन्यू बनाए रखिए। आइए बेटा, तो पहले तो सिंपल सा हम बता देते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर वाला आपको यहां पर ऐड करना है अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, और प्रीवियस ईयर वाला वहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलते हैं। वैसे ही लॉस्ट बाय फायर थेफ्ट, ये सब क्या है, क्या है बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तो ये लॉस्ट बाय फायर थेफ्ट जो है इसको भी क्या करना है, प्लस करना है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इसको भी क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इसको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये इनकम हो गया और हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारा उल्टा काम करना है। विनिंग बाय लॉटरी, हमारे पास पैसा आया है लॉटरी से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है बेटा, को हमारा ना ही ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, ना ही फाइनेंसिंग है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गया, इसलिए इसको क्या करेंगे बेटा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फायदा है तो क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नुकसान है तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। अब आते हैं यहां पर मेन भयंकर वाली चीज पर। यहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ना ही आपको 2 साल का दे रखा है, सीधे सीधे कह रखा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो उसको क्या करना है आपको बेटा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को ऐड कर देना है। और सीधे सीधे दे रखा है डेफर्ड टैक्स असेट्स, तो उसको भी क्या कर देना है बेटा, उसको लेस कर देना है। ऐसा माना जाएगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम आपको बता देते हैं अगर इंक्रीज हो रही हो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो ऐड करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा होगा डेफर्ड टैक्स असेट्स तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रही हो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो उसको क्या करेंगे बेटा, अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इंक्रीज हो रही हो डेफर्ड टैक्स असेट्स तो क्या करेंगे बेटा, उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एक सेकेंड, ये तो भयंकर वाली चीज दोनों तरफ इंक्रीज ही लिख दिया, देखा तुम लोग पकड़ते नहीं हो गलतियां। डिक्रीज अगर हो रही हो डेफर्ड टैक्स असेट्स तो उसको क्या करेंगे बेटा, हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना एक बार के लिए, ये तो है बेटा, आपको पता होगा नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। करंट लायबिलिटी अगर क्या हो रही बेटा, लायबिलिटी अगर बढ़ रही हो तो क्या होगा बेटा, नुकसान होगा, नुकसान होगा तो हमें क्या करना है, ऐड करना है।
आगे चलते हैं। सिमिलरली आपको इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, पीएनएल अकाउंट का दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड करना है और बाद बाकी ये सारा का सारा काम ऐसे का ऐसे ही करना है। इन सभी चीजों में से कुछ भी दे रखा है तो उसको प्लस माइनस कर देना। याद रखना कई बुक्स में क्या कर रखा है, इजी सा ऐसे इसी में प्लस माइनस कर दिया। जैसे कि क्या दे दिया बेटा आपको, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इसी में जोड़ घटा दे। नहीं बेटा, अपने को वर्किंग नोट बना के, नोट टू अकाउंट बना के ढंग से उसको क्या करना है बेटा, पहले ये वाला कैलकुलेट करना है, उसके बाद यहां पे उसको उठा के पटक देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सीधे सीधे हम कैलकुलेट करके वो हम क्या करेंगे, आपको हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ऐड इसमें क्या जाता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहली बार ही बता दिया, पहली बात ही सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उल्टा कैलकुलेट करते हैं। हम नेट प्रॉफिट से पता लगाते हैं कि हमारे पास कितना कैश आया या गया है। नेट प्रॉफिट में वो जो आपके पास नेट प्रॉफिट होता है वो एक्रूड बेसिस पर होता है। किस बेसिस पर होता है, एक्रूड बेसिस पर। तो उसमें जितने भी खर्चे एक्सपेंस हुए होते हैं, चाहे वो हमें रिसीव हुआ हो या फिर हमने चाहे पे किया हो या ना किया हो, लेकिन वो जुड़ता है। इसलिए हमारे पास कैश अपने को पता करना है कि कैश कितना आया या गया है। इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, हर वो खर्चे जो नॉन कैश हो और नॉन ऑपरेटिंग हो, क्योंकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में से हर वो खर्चा जो नॉन ऑपरेटिंग था उसे क्या किया जाएगा बेटा, ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐड। क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारी कम हो गई है, कम इसलिए हुई है क्योंकि जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा था वो भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन सब्ट्रैक्ट वो जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होता है वो हमारे ऑपरेटिंग कैश को हमारा चेंज नहीं करता है, इसलिए हमने क्या किया बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने ऐड कर दिया। इतना ही नहीं, जो नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश आइटम्स कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं, वो हमने आपको यहां पर समझा रखा है। चलिए हम समझते हैं बेटा, ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग नॉन आइटम्स, नॉन कैश के कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये क्या है बेटा, आपके पास नॉन कैश है। हमने प्रोविजन बना लिया, अनुमान लगा लिया, हमने अनुमानित राशि हमने करी कि इतना पैसा इस बार भी डूब सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारा पैसा इतना इसी परसेंटेज के हिसाब से डूबा था, तो हमने इस बार भी सोच लिया, सोचा है, हमारा खर्चा थोड़ी हुआ है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में हम क्या करेंगे, इसको यहां पर ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे हम किस लिए करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना जो होता है बेटा, वो कौन सा खर्चा होता है, इंटरेस्ट पे करना, वो आपके पास फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है। फाइनेंसिंग कॉस्ट है, इसका मतलब ऑपरेटिंग नहीं है। ऑपरेटिंग नहीं है तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करना, डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश होता है बेटा। हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसके लिए हम नगद पे नहीं करते, और अमोर्टाइजेशन भी उसका उल्टा है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो टेंजिबल असेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन जो होता है इंटेंजिबल असेट्स पे लगता है। इसके लिए एक और चीज बता दूं कि किसी भी टेंजिबल असेट्स, किसी भी इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही हो, क्या हो रही बेटा, वैल्यू अगर कम हो रही हो और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो हम उसको अमोर्टाइजेशन मानेंगे। लेकिन अगर किसी के बारे में वैल्यू, किसी इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू बढ़ रही हो और कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखा हो, तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, ये मानकर कि हमने असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स परचेज किया है, माइनस करके लिखेंगे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ जो फिक्स असेट है, ये भी क्या है आपके पास, नॉन ऑपरेटिंग है बेटा। फिर आपके पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और शेयर जो है, ये भी क्या है आपके पास, नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि शेयर और डिवेंचर जो होता है वो किस में आता है बेटा, वो आता है आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आ रही बात समझिए, ये हमने आपको पूरा बता रखा है। फिर आपके पास है बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है, उसमें आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव जो होता है वो होता है किसका पार्ट होता है बेटा, ये हमारा इंटरेस्ट रिसीव जो होता है इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। एप्रिसिएशन, जैसे अमोर्टाइजेशन था, डेप्रिसिएशन था, वैसे एप्रिसिएशन। किसी भी टेंजिबल असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं। नॉन कैश भी लिख लेना बेटा, नॉन कैश। नेक्स्ट है आपके पास गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। जैसे यहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स था, तो वैसे गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स है। जैसे यहां पर क्या है बेटा आपके पास लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, वैसे प्रॉफिट या गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिवेंचर, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो किसका पार्ट है बेटा आपके पास, इसका पार्ट है। लेकिन जब कैंसिलेशन करते हैं प्रॉफिट, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा, वो रिडेम्पशन का पार्ट है नहीं आपके पास, चैप्टर कोर्स में नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है, रिडम्पशन कर रहे हैं, जैसे कि ओपन मार्केट से हम परचेज करते हैं, ओपन मार्केट से परचेज करते हैं और उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया, वो इसमें आएगा। अब यहां पर इन दोनों को देखने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने इंटरेस्ट पेड लिखा, यहां पर इंटरेस्ट रिसीव लिखा, लेकिन यहां पर डिविडेंड रिसीव लिखा, यहां पर डिविडेंड पेड नहीं लिखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा? तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पेड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बेटा, हमने निकाला सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या नहीं रहता है बेटा, आपके पास डिविडेंड पेड वाला आइटम्स नहीं रहता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमने निकाला है बिफोर टैक्स वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाला, और हमारे पास डिविडेंड जो पे किया जाता है टैक्स के बाद। जब हमने प्रॉफिट ही ये वाला लिया है, तो इनमें से हर वो खर्चा जो कि क्या है बेटा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है, वो प्लस माइनस होगा, ना कि ये वाला। समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास क्या करना है बेटा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, ऐड कर देना, क्योंकि उल्टा काम, सारा काम उल्टा होगा। कहां पर सीधा होगा हम आपको बता देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले में सारा काम उल्टा होगा। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्या है बेटा, नुकसान है, क्या करो, ऐड कर दो, क्या करो, ऐड कर दो। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, फायदा है, लेस कर दो। ठीक है, खत्म हो गया आपके पास। फिर उसके बाद आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब आपको क्या करना, हर काम वही करना है बेटा। देखिए, ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। आप बताना, मैंने एडलेस तो लिख दिया, लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि सारा काम उल्टा करना है। अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो बेटा फायदा है, नुकसान क्या है, नुकसान है कि लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे बेटा, हम ऐड करेंगे। दूसरा क्या है बेटा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो एक टाइप से नुकसान है, नुकसान है तो हमने उसको भी ऐड कर दिया। फिर यहां पर क्या है बेटा, आपके पास इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो फायदा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लेस। क्या करेंगे, लेस। फिर आपके पास डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो क्या है बेटा आपके पास, सॉरी करंट लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो क्या है बेटा आपके पास, फायदा है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, लेस। उल्टा काम करना है आपको। ठीक है, फिर आपको लिखना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें से लेस क्या करना है बेटा आपके पास, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कौन सा लेना है बेटा, तो टैक्स के बाद। टैक्स, हमने टैक्स पे किया, अकाउंट वगैरह बनाया, अगर हमारे पास, हमने लिखा यहां पर आफ्टर रिफंड, अगर हमने 10,000 टैक्स पे किया है और हमें 2,000 रुपए रिफंड हो गया, तो हम यहां पे 8,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 8,000। माइनस करना, हमारा कैश कितना गया है, 8,000। यहां से सीधा काम होगा। क्या काम होगा, सीधा काम। फिर आपके पास है बेटा, आपके पास कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें से प्लस माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो आपका क्या जाएगा, नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आंसर प्लस का आया है तो इनफ्लो लिखेंगे, अगर आंसर किसका है, माइनस का आया है तो आउटफ्लो लिखेंगे। देन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं असेट्स वगैरह। क्या आते हैं बेटा, असेट्स। तो ध्यान सुनना बेटा, इसमें सारा काम होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये हमारे कोर्स में इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्टली पता करते हैं तो उल्टा काम करेंगे, लेकिन यहां पर सीधा सीधा आपको काम करना है, और ये दोनों आपके लिए आसान है बेटा। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल भी आते हैं, इंटेंजिबल भी आते हैं, याद रखना बेटा। क्या आते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं। अगर हम फिक्स एसेट्स को बेच रहे हैं, तो उससे जो कुछ प्राप्त होती है राशि, तो उसको प्लस में लिखना है। और अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, पेमेंट क्या कर रहे हैं बेटा, असेट, फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो हम निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बेटा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो हम किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। फिर है बेटा प्रोसीड फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैसा प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा तो वो प्लस में आएगा। वैसे बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा तो इसलिए ये यहां पर आएगा। डिविडेंड रिसीव, तो वो भी यहां पर आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास आएगा बेटा, आपके पास नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया आपके पास खत्म। उसके बाद लास्ट आप बट नॉट लीस्ट, यहां पर क्या लिखना है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है पैसा, पैसा जो हमने लिया है, बोरो करा है,
बोरो करने वाले पैसे कहां कहां से होते हैं बेटा? एक होता है कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर इशू करने से जो पैसा आप प्राप्त करा है वो आप प्लस में लिखोगे। फिर है बेटा पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बैंक लोन, अगर पेमेंट करते हैं बैंक लोन और प्रेफरेंस शेयर को तो वो भी किस में लिखेंगे बेटा? निगेटिव में लिखेंगे। फिर यहां पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बेटा रीपेमेंट अलग वर्ड होता है, रिडम्पशन अलग, मतलब एक ही है, बस समझने वाली है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करते हैं, रीपेमेंट करते हैं तो वो क्या आता है बेटा आपके पास? निगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन, बैंक लोन से अगर आप पैसा ले रहे हो तो आपके पास अगर आ रहा है तो प्लस में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां पर याद रखना बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक याद रखना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां पर नाम ही है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और वैसे यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बैंक ओवरड्राफ्ट का पता नहीं चलते रहता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा बेटा आपके पास? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और वो किसका आंसर होगा बेटा? प्लस का। लेकिन उस पर दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट है वो किसका लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड में आएगा। फिर डिविडेंड पेड, डन। डिविडेंड पेड भी माइनस में लिखेंगे, पैसा जा रहा है तो निगेटिव, प्लस पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव। इसके अलावा जब ये तीनों हो जाएगा तो तीनों का टोटल किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? तीनों का टोटल करते हैं, उसमें क्या किया जाता है? बिगिनिंग ऐड कर देते हैं, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग ऐड कर देते हैं। तो वो जो आपका ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। ठीक है।
चीज और ध्यान से देख लो बेटा, इसके साथ साथ क्या देखना है आपको बेटा, लायबिलिटी अकाउंट। अच्छा है, लायबिलिटी अकाउंट जनरली लायबिलिटी वाला, बैंक लोन वगैरह जैसे लिया है। तो आप जानते हो बाय बैलेंस बीडी हम इधर लिखेंगे, तो इधर लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। इसके साथ साथ इधर क्या लिखा जाएगा बेटा, बाय किसके नाम से, कैश के नाम से अगर हमने लिया है तो। ये लायबिलिटी कौन सा होगा बेटा, बैंक लोन वगैरह है ना, बैंक लोन वगैरह है ना। अगर हमने क्या किया है बेटा, अगर हमने पेमेंट किया है तो टू कैश के नाम से आएगा बस। दूसरी एक लायबिलिटी आती है बेटा, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर हो गया तो क्रेडिटर कैसे अकाउंट बनाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना। क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंस इधर लिखा जाएगा, बाय किसके नाम से बेटा, बैलेंस बीडी के नाम से, तो इधर लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस। अगर हमने कुछ परचेज किया है तो उधर आ जाएगा, किसके नाम से आ जाएगा बेटा, परचेज के नाम से, बाय परचेज के नाम से। और अगर हमने उसका पेमेंट किया है तो इधर आ जाएगा टू किसके नाम से बेटा, कैश के नाम से। इन चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं आता है बेटा, ध्यान से सुन लेना बस। असेट्स में भी ऐसे कुछ आएगा। इसका जस्ट उल्टा, क्रेडिटर का जस्ट उल्टा क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, डेटर का अकाउंट होगा। क्रेडिटर का जैसा अकाउंट होता है वैसे बिल्स पेबल का अकाउंट होता है। जस्ट उल्टा किसका अकाउंट होता है बेटा आपके पास, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट होता है। उल्टा कैसे, अगर यहां पर मैंने बाय बैलेंस बीडी लिखा है, उधर लिखा जाएगा डेटर के अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर परचेज लिखा है, बाय परचेज लिखा है तो उसमें क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे। इधर टू कैश लिखा है क्योंकि हमें कैश पेमेंट करना है क्रेडिटर को, तो इधर क्या लिखेंगे, बाय कैश, क्योंकि हमें क्रेडिटर पैसा देगा। समझ में आया? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर फॉलो करें और हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।